मैं सिर्फ 17 साल की थी जब मेरे बाबा ने मेरी शादी एक बहुत ही अमीर आदमी से कर दी। उसके कपड़े की मिल थी और बहुत बड़ा कारोबार था। वो एक अच्छा इंसान था, उसने मेरा बहुत ख्याल किया, कभी मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, मेरा ख्याल रखा। उसने मुझे यही महसूस करवाया कि अगर मैं कम उम्र हूँ तो वो मुझ पर ज्यादा बोझ नहीं डालेगा। लेकिन कहते हैं कि अच्छे इंसान इस दुनिया से जल्दी चले जाते हैं, और वो भी इस दुनिया से चला गया और मैं अकेली रह गई। तब मेरी उम्र सिर्फ 21 साल थी। मेरे बाबा भी इस दुनिया से जा चुके थे। मैं बड़े से बंगले नुमा घर में रहती थी। जो कारोबार था उसको मैं खुद ही संभाला करती थी, क्योंकि उस शख्स ने मुझे कारोबार संभालना सिखाया था। उसने कहा था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है, इसलिए तुम्हें भी कारोबार के बारे में समझ बूझ होनी चाहिए। मैं 21 साल की उम्र में ही बेवा हो गई थी। मेरे कुछ अपने थे जो दूर बार के रिश्तेदार थे, उनका कहना था कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैं एक अमीर औरत हूँ, मेरे पास घर है, कारोबार है, मेरी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है और शक्ल सूरत की भी अच्छी हूँ, मुझे आराम से कोई भी रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। एक जगह जबरदस्ती उन लोगों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मंगनी भी हो गई। लेकिन शुक्र है कि हमने मंगनी ही की थी, निकाह नहीं, क्योंकि मुझे उन लोगों का बहुत जल्द पता चल गया। उनकी नजर सिर्फ मेरे कारोबार और दौलत पर थी। कहते हैं कि मंगनी की कोई शरई हैसियत नहीं होती, इसलिए कुछ लोग इसके खिलाफ भी होते हैं, पर मुझे लगता है कि मंगनी जरूर करनी चाहिए, ताकि घरों में आना जाना शुरू हो तो पता चले कि कौन किस मिजाज का है। मैं जब भी उनसे मिलती वो मुझसे मेरे कारोबार के बारे में पूछते, कितना कमा लेती हो, कितना प्रॉफिट आता है, कितना सरमायाकार है, कारोबार कहाँ तक फैला हुआ है, कारोबार की ही बातें करते थे। फिर उनके साथ बदमज़गी हो गई और रिश्ता खत्म हो गया। उसके बाद से मैं बिल्कुल भी शादी का इरादा नहीं रखती थी और मेरी उम्र भी बढ़ने लगी। अब मैं 27 साल की हो गई। जब एक दिन मैं बाजार में शॉपिंग कर रही थी कि एक लड़का मेरे पास भीख मांगने के लिए आया। मैंने कहा कि तुम भीख मांगते हो, कोई काम क्यों नहीं करते हो? आज तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन बाद में तुम क्या करोगे? उसने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मुझे कोई काम देता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं भी मेहनत करना चाहता हूं, मेरा नाम शाहिद है, लेकिन मुझे काम ही नहीं देता। मैंने कहा कि अगर मैं काम दूं तो मेरे घर चलोगे? उसने कहा कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उसे अपने घर का पता बता दिया और कहा कि अगर काम करने का इरादा हो तो आ जाना। वो अगले दिन ही आ गया। इसका मतलब कि वो काम करना चाहता था, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। उसकी उम्र उस वक्त 17 साल थी। मुझे अच्छा लगा कि वो अगले ही दिन आ गया, यानी वो मेहनती लड़का था। मैंने उसे कहा कि तुमने इस घर को संभालना है, इस घर में एक नौकर आता है जो काम करता है, तुमने उससे काम करवाना है, घर का सौदा सल्फ लेकर आना है और पूरे घर पर नजर रखनी है, और आज से ये घर तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो इस बात पर बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि आप फिक्र न करें, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं इस घर को अपना घर समझकर इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। अब मैं भी उससे काफी मुतमईन हो गई थी। बिजली के बिल भी वो जमा करवा देता था, घर का ख्याल भी रखता, बाहर बाग की सफाई भी करवा देता, घर में सौदा सल्फ भी ले आता। एक दिन मेरा एक कजन मुझसे मिलने के लिए आया, जो मेरी खाला का बेटा था। जब उसने शाहिद को देखा तो उसने कहा कि ये कौन है? मैंने कहा कि ये मेरे घर में काम करता है, मैंने इसको रखा है। उसने शाहिद को गौर से देखा। वो था तो 17 साल का, लेकिन मुकम्मल जवान मर्द लगता था, खूबसूरत भी था और कद काट का भी लंबा था। उसने कहा कि ये भी इसी घर में रहता है या सिर्फ काम करने के लिए आता है? मैंने कहा कि इसी घर में रहता है, नीचे क्वार्टर में उसको जगह दी है, क्योंकि इसके पास रहने के लिए घर नहीं था। उसने मुझसे सारी बातें पूछ ली कि ये मुझे कहाँ से मिला, कैसे मिला, मैंने उसे क्यों रखा, मैं उसे कितनी तनख्वाह देती हूँ। उसके बाद वो चला गया। कुछ दिनों के बाद मुझे खबर उड़ती उड़ती मिली कि मेरे खानदान में मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं, मेरे ससुराल में भी और मेरे मैके में भी, कि मैंने घर में एक जवान जहां लड़का रखा हुआ है और वो घर के अंदर ही रहता है। और सबके लिए ये बात बहुत अजीब थी। उन्होंने कहा कि एक तो मैं बेवा हूँ, जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, अमीर हूँ, अकेली रहती हूँ और मुझे ऐसे किसी को घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैंने तो शाहिद को एक बच्चा समझकर ही अपने घर में रखा था। और फिर मैं 27 साल की थी और वो 17 साल का था। वो मुझसे तकरीबन 10 साल छोटा था। मेरे लिए तो वो बच्चों जैसा ही था। जब मेरी शादी हुई थी, अगर उसके 1 साल के अंदर ही मैं माँ बन जाती तो शायद आज मेरा बच्चा भी 10 या 11 साल का होता। लेकिन मुझे मेरे शोहर से औलाद नहीं हुई थी। पहले मैंने लोगों की बातों पर इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर वो बातें हर तरफ ही गूंजने लगी। मुझे जो भी देखता वो शाहिद के बारे में ही पूछता, क्या वो आपके घर में रहता है? ये सवाल तो ऐसे करते थे कि जैसे अगर मैंने हाँ कह दिया तो ये कोई बहुत बड़ा गुनाह होगा। शाहिद को भी इन बातों के बारे में पता चल गया। उसने कहा कि मैं आपके लिए किसी मुसीबत का बायस नहीं बनना चाहता हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कहीं और रह लिया करूंगा, सिर्फ काम करने के लिए 1-2 घंटे के लिए आ जाऊंगा। मैंने उसे कहा कि कोई जरूरत नहीं है, दुनिया वाले तो बातें करते ही हैं, ये तब तक बातें करते हैं जब तक इंसान मर नहीं जाते, उसके बाद भी नहीं बख्शते। हमें अपने तौर तरीके और अपनी जिंदगी को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसी दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इतनी ज्यादा खराब कि मैं बिस्तर पर ही पड़ गई। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे गुर्दे बुरी तरह से खराब हो चुके हैं और शायद मेरा ऑपरेशन भी करना पड़े। 1-2 हफ्ते के अंदर ही तबीयत इतनी बुरी हो गई कि मैं बिस्तर से खुद उठ भी नहीं पाती थी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी और मेरा ख्याल करने वाला कौन था सिवाय शाहिद के? वही मेरे लिए दवाइयां लेकर आता, मुझे डॉक्टर के पास ले जाता। आधी रात को मेरी तबीयत खराब होती तो मेरे पास बैठा रहता। मेरे गुर्दे में बहुत ज्यादा दर्द होता था, मुझे दर्द के मारे उल्टियां आने लगती थी। मेरी तबीयत हद से ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। मेरे वो सारे रिश्तेदार जो बातें करने में तो सबसे आगे आगे थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं था कि आकर मेरा ख्याल करता या 1-2 दिन मेरे साथ गुजारता, मुझे तसल्ली देता या आधे घंटे के लिए आकर यही पूछ लेता कि मेरी तबीयत कैसी है। वो अभी भी बातें ही कर रहे थे। लेकिन एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखकर हैरान रह गई कि मेरे मामू मुझसे मिलने के लिए आए थे। मेरे मामू मेरे बाप की जगह थे, जो बाहर के मुल्क होते थे और पूरे 8 साल के बाद वापस आए थे। मैं उनको देखकर बहुत खुश हो गई और उनसे बातें करने लगी। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे बारे में ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने उनको सब कुछ बता दिया। वो शाहिद से भी मिले और उन्होंने देखा भी कि शाहिद क्या कर रहा था और क्या नहीं, क्योंकि वो मेरे घर पे ही रुके थे। मैंने कहा कि मामू देख लें, ये तो बच्चा है, घर को संभालता है और लोग क्या कह रहे हैं। मेरे मामू ने कहा कि देखो लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम इसी के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। मैंने कहा कि क्या ये आप क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा कि मेरी पूरी बात तो सुनो, देखो तुम खुद ही कह रही हो
कि ये वफादार है, तुम्हारा ख्याल रखता है, नेक दिल है, अच्छा इंसान है, तुम इसके साथ शादी कर लो, तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। मैंने कहा कि मुंह बंद नहीं होंगे, बल्कि वो कहेंगे कि जो हमारा अंदाजा था वो सच निकला, उसका वाकई उस लड़के के साथ कोई ताल्लुक था, तभी तो उसके साथ शादी कर ली। मेरे मामू ने कहा कि कुछ दिन बातें करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, लेकिन तुम्हें एक अच्छा हमसफर मिल जाएगा। मैंने कहा कि वो उम्र में मुझसे छोटा है, तो मेरे मामू ने कहा कि औरत भी तो अपने से बड़े मर्द के साथ शादी कर लेती है, तो फिर मर्द अपने से बड़ी औरत से शादी क्यों नहीं कर सकता। और मुझे नहीं लगता कि शाहिद को कोई मसला होगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी शाहिद से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे मामू ने मेरे साथ बहस करनी शुरू कर दी, तो मैं खामोश हो गई। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे बात कर लूंगा, मुझे यकीन है कि वो फौरन मान जाएगा। मैं तुम दोनों की शादी करवा कर ही जाऊंगा, ताकि मुझे भी तुम्हारी फिक्र ना रहे और लोगों की जुबानें भी बंद हो जाएं। मैंने कहा कि ऐसा नहीं करें, आप आए हैं इस घर को अपना घर समझे, यहीं रहें, लेकिन मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। मैं शाहिद से शादी नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर मेरे मामू ने बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे मशवरा किए शाहिद से ये बात कर डाली। वो खाने की टेबल पे जब खाना रख रहा था, मेरे मामू ने कहा कि तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ। मैंने शाहिद को कभी नौकर की तरह ट्रीट नहीं किया था, वो भी उस घर में जहाँ चाहता वहाँ बैठ के खाना खाता और जहाँ चाहता वहाँ बैठ सकता था, टीवी देख सकता था। मैंने कभी उसे नहीं रोका था, वो भी बैठ गया और मामू ने ये बात कर दी, वो भी मेरे सामने। मैं बुरी तरह से शर्मिंदा हो रही थी, मैं तो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। वो क्या सोचता होगा कि मैं उसे इसलिए अपने घर लेकर आई थी कि मैंने खुद उस पर नजर रखी हुई थी, या मैंने ही अपने मामू को कहा था कि उसके साथ मेरा निकाह करवा दे। उसने भी सर झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ में और ना ही ना में। मामू ने कहा कि बस 1-2 दिन तक इंतजाम करते हैं और तुम दोनों का निकाह करवा देते हैं। उसने इस बात पर भी कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश हो गया। मुझे उसकी खामोशी कुछ अजीब लग रही थी। मेरे मामू एक दिन अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए गए, तो शाहिद मेरे पास आया। उसके हाथ में एक छोटी सी तस्वीर थी, उसने वो तस्वीर मेरे सामने रख दी। उसी लड़की की तस्वीर थी जो उसी की उम्र की थी। उसने कहा कि बीबी जी आप बहुत अच्छी हैं, आपने मुझे सड़क से उठाकर अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया, मुझे नौकरी दी, मुझे इस काबिल बनाया कि मुझे किसी से भीख ना मांगनी पड़े, बल्कि मैं अपने हाथ से मेहनत करके कमाऊं। आपने हमेशा मुझे मेहनत से ज्यादा ही उजरत दी है, मेरे लिए आप मेरी मोहसिन हैं, आपने मेरा बहुत ख्याल किया है। और ये लड़की देख रही है, ये मेरी कजन है, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, पर उन्होंने मुझे रिश्ता नहीं दिया क्योंकि हम लोग बहुत गरीब थे। फिर मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई और मेरे घर पे मेरे चाचू ने कब्जा कर लिया। तब मैं बहुत छोटा था, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद से मेरी ये हालत हो गई कि मैं सड़कों पे भीख मांगने लगा। और उस लड़की से बचपन से मोहब्बत करता हूँ और अभी भी सोचता हूँ कि कुछ पैसे जमा कर लूं ताकि उसके लिए एक घर बना सकूं जहाँ पर मैं उसके साथ रहूं। आपके मामू ने जो भी बात की है वो उनकी मर्जी थी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन आपसे यही कहने के लिए आया हूँ कि आप उनको समझाएं कि वो ऐसी बात नहीं करें। वो बड़े थे, मैं उनके मुंह पे इनकार नहीं करना चाहता था, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता था जिस पर वो ये सोचे कि उस नौकर की तो इतनी लंबी जुबान है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। मैंने उसकी बात सुन ली और मैंने उसे कहा कि जो मामू चाहते हैं मैं ऐसा कभी भी कुछ नहीं होने दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। वो शुक्रिया बोलकर वहां से चला गया और मेरे मामू भी 1 हफ्ते के बाद चले गए। मैंने उनको साफ साफ कह दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहती। वो मुझसे कदरे नाराज हो गए क्योंकि वो मेरे घर से तो चले गए थे, लेकिन अभी वापस नहीं गए थे, वो किसी और रिश्तेदार के घर पर रहने लगे। मुझे इस बात से बहुत दुख पहुंचा था। एक वही मेरे अपने थे और वही मुझे यूं छोड़कर चले गए, नाराज हो गए क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी, उनकी बात का मान नहीं रखा। लेकिन जो मैं नहीं कर सकती थी वो मैं कैसे कर लेती, और यही जानते हुए कि शाहिद किसी और से मोहब्बत करता था, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। शाहिद बहुत अच्छा इंसान था, उस जैसे लोग इस दुनिया में कम होते हैं। वैसे वो एक नौकर था और नौकर के तौर पर वफादार था। अगर एक शोहर होता तो बेशक शोहर के तौर पर भी वफादार ही होता। कहते हैं कि इस दुनिया में दौलत से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, मोहब्बत भी। जी हाँ, आप किसी की सारी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, उसके लिए घर बनाए, गाड़ी बनाए, उसको अपने साथ उसकी पसंद की जगहों पर ले जाएं, उसका ख्याल करें, तो शायद उस इंसान को आपसे मोहब्बत भी हो जाए। लेकिन वफा कभी भी खरीदी नहीं जा सकती, ये आपके नसीब में होती है तो आपको मिलती रहती है, और अगर नहीं हो तो कभी नहीं मिलती। मैं चाहती तो खुद गर्ज हो सकती थी, बीमार थी, अकेली थी, माँ बाप ने एक फैसला करके मेरी जिंदगी को शुरू से ही खराब कर दिया था। कम उम्र में बड़ी उम्र के मर्द से मेरी शादी करवा दी, मुझ पर बेवगी का धब्बा लग गया, छोटी सी उम्र में ही इतने बड़े कारोबार को संभालने लगी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, मुझे दुनिया वक्त से पहले ही दिखा दी गई थी। एक दिन मैंने शाहिद को कहा कि वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसके घर में जाऊंगी और उसके लिए उसका हाथ मांगूंगी। मैं उस लड़की को कहूंगी कि तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए वो तुमसे शादी कर ले। अब मुझे ऐसे लगने लगा कि अगर मैंने शाहिद की ख्वाहिश पूरी कर दी तो मुझे सुकून मिल जाएगा, मेरे अंदर जो खला है वो पूरा हो जाएगा। इस बात पर वो बहुत खुश हो गया और उसने मुझे कहा कि ठीक है। मैंने काफी अरसे से उनसे राब्ता नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब कुछ बन जाओ तब वापस आना, पर अब हम वहां पर जाएंगे तो वो लोग हैरान रह जाएंगे। हम लोग गाड़ी में जाएंगे। मैंने कहा कि वो लड़की भी तुमसे मोहब्बत करती है, तो उसने कहा कि हाँ वो लड़की भी मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन अपने माँ बाप से बहुत डरती है। हम लोग उनके घर की तरफ रवाना हो गए। हम एक ही गाड़ी में जा रहे थे। वो लड़की जरूर हैरान रह जाती जब शाहिद को गाड़ी से निकलते हुए देखती। मैंने शाहिद को अपने शोहर के कपड़े भी दिए और उसे कहा कि वो अच्छे से तैयार हो जाए, और वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत अमीर आदमी है। मेरा शोहर अमीर तो बहुत था, लेकिन शक्लो सूरत से कोई करियाने की दुकान वाला लगता था। लेकिन शाहिद जो एक घर का काम करने वाला नौकर था, अच्छे कपड़े पहनकर सचमुच मालिक ही लग रहा था। हम लोग जब उस लड़की के घर के पास पहुंचे तो उसी ने दरवाजा खोला और शाहिद को और मुझे देखकर कुछ अजीब सी हालत में आ गई, जैसे बहुत ज्यादा हैरान रह गई हो। इससे पहले कि हम लोग कुछ बोलते उसने कुछ कहना शुरू कर दिया जो शायद हम दोनों की उम्मीद से बाहर था। उसने कहा कि अच्छा शाहिद तूने शादी कर ली, मुझे तो पहले ही पता चल गया था, किसी बड़ी मैम के घर में काम कर रहा है और तूने उसके साथ शादी कर लेनी है। तो यही है वो औरत, हाँ अमीर भी है और खूबसूरत भी, तभी तो इसके साथ शादी कर ली है ना। तू खुद गर्ज हो गया, तुझे सब कुछ जो मिल रहा था इससे शादी करके, और मेरा क्या
کیا ہے، پر میں تجھے بتا دوں کہ جب مجھے پتا چلا کہ تو نے اس امیر عورت سے شادی کر لی ہے تو میں نے بھی شادی کے لیے ہاں کہہ دی، اور 1 ہفتے کے بعد میرا نکاح ہے۔ وہ لڑکی ایک ہی سانس میں بولی اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں کی آواز آئی، کون تھا؟ تو اس نے کہا کہ کوئی مانگنے والا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے، وہ جیسے ہی ہمیں ہی سنا رہی تھی وہاں سے بول کر واپس چلی گئی۔ میں نے شاہد کو دیکھا تو وہ ایسے کھڑا تھا کہ جیسے اس کے جسم سے روح ہی نکل رہی ہو۔ میں نے کہا کہ تم ٹھیک ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں، چلے واپس چلتے ہیں۔ لیکن واپسی پر وہ گاڑی اس طرح چلا رہا تھا کہ جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد سے وہ چپ چپ اور خاموش رہنے لگا، نہ کسی سے زیادہ بات کرتا۔ اس نے مجھے جتنا بھی بتایا تھا اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس لڑکی سے وہ بہت محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ اس کے لیے کچھ بننا چاہتا تھا، محنت کرنا چاہتا تھا اور ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، پر اس نے اس پہ ذرا سا بھی بھروسہ نہیں کیا۔ اور کہتے ہیں کہ جس رشتے میں بھروسہ نہیں ہوتا وہ رشتہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ ایک دن میرے رشتہ داروں میں سے سب بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو کر میرے گھر آ گئے، یعنی میرے چاچو، ماموں، میری پھپھو کے شوہر اور میرے دادا کے بھائی بھی زندہ تھے جن کو ہم دادا ہی کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کیا بے شرمی مچائی ہوئی ہے، اس جوان مرد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، ہر کوئی ہم سے پوچھتا ہے، ہم لوگ جواب دے دے کر تھک گئے ہیں، اسے نوکری سے نکالو اور ہمارے ساتھ چلو۔ وہ لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھانے لگے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی کمزور پڑ گئی، میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں ان کو صفائی دینے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میری حالت بری ہو گئی، میری طبیعت خراب ہونے لگی، مجھے چکر آنے لگے تو بڑھ کر مجھے شاہد نے ہی سہارا دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ دور رہو، کون ہوتے ہو تم اس کو ہاتھ لگانے والے؟ لیکن اگر وہ مجھے چھوڑ دیتا تو میں زمین پہ گر جاتی۔ تب اس نے ایسی بات کہی کہ وہ سب لوگ بھی حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ ہونے والی بیوی ہے میری، شادی کروں گا میں اس سے، آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے اس بات پہ؟ وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو میں نے بھی جواب نہیں دیا، پر ایسا تاثر دیا کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں تو پھر کر لو شادی، کیوں اس طرح کے حالات میں چاہ رکھے ہیں؟ شادی کرنی ہے تو کر لو، نکاح کر لو گے تو گناہ سے بچ جاؤ گے۔ وہ لوگ جاتے جاتے بھی عجیب سی باتیں کر کے وہاں سے چلے گئے۔ شاہد نے مجھے صوفے پہ بٹھایا، پانی کا گلاس پلایا۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہیں؟ میں نے کہا کہ تم نے کیوں ان کے سامنے ایسی بات کی؟ اب وہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اور کہیں گے کہ شادی کیوں نہیں کر رہے ہو۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید نے صرف ان کو بھگانے کے لیے یہ بات کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ بات صرف اس لیے نہیں کی تھی کہ میں ان کو یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، اگر آپ کی مرضی ہے تو ہم شادی کر سکتے ہیں۔ میں حیران رہ گئی، میں نے روتے روتے ہاں میں سر ہلایا اور شاہد سے کہا کہ بس فکر نہیں کرے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دونوں نے نکاح کر لیا، سب کے منہ بند ہو گئے اور اب ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ہماری عمر میں 10 سال کا فرق ہے لیکن ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ ایسے دل سے ایک دوسرے کو قبول کر لیا جائے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت ہونے سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے آپ کے دل میں عزت ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستوں میں بہت محنت کر کے آپ کے لیے اتنی اچھی اور سچی کہانیاں لاتی ہوں جن سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے آپ میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی ان سے سبق سیکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ میری ایک ہی بڑی بہن تھی، ان کا نام نسیم تھا، لیکن ہم انہیں نیما باجی کہا کرتے تھے۔ نیما باجی تعلیم یافتہ نہیں تھی جبکہ میں اسکول جاتی تھی۔ میں نے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی، مگر اس کے بعد والدین نے مجھے بھی گھر بٹھا لیا۔ نیما باجی ہمارے ایک قریبی کزن انجم بھائی سے محبت کرتی تھی اور انجم بھائی بھی ان سے شادی کی خواہش مند تھے۔ ان دنوں وہ ہمارے بھائی سے ملاقات کرنے کے بہانے ہمارے گھر آتے تھے، ہم سلام دعا کر کے ان کے سامنے سے ہٹ جاتے تھے، لیکن موقع ملتے ہی وہ نیما باجی کو محبت بھرے خط تھما دیتے تھے۔ نیما باجی ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وہ خطوط مجھ سے پڑھواتی تھی اور پھر جواب بھی مجھ سے ہی لکھواتی تھی۔ جب انجم بھائی آتے تو خط کے جواب کبھی کسی کتاب میں چھپا کر اور کبھی چائے کی ٹرے کے نیچے رکھ کر ان تک پہنچا دیے جاتے تھے۔ کافی جتن کے بعد انجم بھائی کو نیما باجی کا رشتہ ملا اور ان دونوں کی محبت کی کشتی کنارے لگی۔ ان کی شادی کے بعد مجھے یوں لگا جیسے ایک دلچسپ کھیل جو گھر میں چھپ چھپ کر کھیلا جا رہا تھا ختم ہو گیا اور میں بیکار ہو کر رہ گئی۔ نیما باجی نے مجھے اپنی محبت کی کہانی میں الجھا رکھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد شدید تنہائی کا احساس ہونے لگا، دل چاہتا تھا کہ میں بھی کسی کو خط لکھوں اور محبت بھرے جواب چھپ چھپ کر پڑھوں۔ انہی دنوں ناصر کے گھر والے ہمارے پڑوس میں آ کر آباد ہوئے۔ ناصر مجھے پہلی نظر میں ہی اچھا لگا، لیکن ہمارے گھر کا ماحول بہت سخت تھا، مشرقی روایات کی پابندی شدت سے کی جاتی تھی۔ میں ناصر سے بات کرنے کی ہمت نہ کر سکتی تھی، بس کھڑکی کے پردے کو ہٹا کر اسے دیکھ لیا کرتی تھی۔ ہماری اور ان کے گھر کی کھڑکیوں کے درمیان ایک پتلی سی گلی تھی جو بعد میں ہماری محبتوں کا امین بن گئی۔ ناصر گلی میں آتا تو خط پھینک دیتی۔ ایک دن ناصر کی ماں نے مجھے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے دیکھ لیا اور میری ماں سے شکایت کی۔ ماں نے مجھے سخت ڈانٹا اور کہا کہ اگر دوبارہ ایسا ہوا تو والد کو بتا دیں گی۔ میں رو دھو کر چپ ہو گئی۔ 2 سال بعد ناصر نے تعلیم مکمل کر لی اور افسر بن گیا۔ اب میری ماں کا بھی دل چاہنے لگا کہ کسی طرح اس افسر کا رشتہ میرے لیے آئے، لیکن ناصر کی منگنی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ جب اس کی شادی کا کارڈ آیا تو میری ماں نے اس شادی میں شرکت نہیں کی۔ ناصر کی دلہن گھر آ گئی اور اس روز میں دل ہی دل میں بہت روئی کیونکہ ناصر میرے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ انہی دنوں نیما باجی کا انتقال ہو گیا، وہ دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انجم بھائی بے حد پریشان ہو گئے۔ گڈو جو 2 سال کا تھا اور نومولود بچے کو انہیں ہمارے سپرد کر دیا۔ گڈو کو میں نے اپنی باہوں میں لیا اور ننھے کو امی نے سنبھال لیا۔ 2 سال بعد انجم بھائی نے امی سے دل کی بات کہی، میں آپ کے گھر سے دوبارہ وہی رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں جو نیما کی وجہ سے تھا۔ بچوں کو صرف ان کی خالہ ہی ماں کا پیار دے سکتی ہے، براہ کرم سمینا کا رشتہ مجھے دے دیں۔ ان کی درخواست پر امی اور ابو نے ہمدردی سے غور کیا، وہ بھی اپنے ننھے نوازوں کا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتے تھے اور انہیں سوتیلی ماں کے سلوک سے بچانا چاہتے تھے۔ بے شک مجھے اپنے بھانجے بہت عزیز تھے، لیکن میں
अंजुम भाई को हमेशा भाई ही की जगह समझती थी। बाजी की वजह से उनके लिए जो एहतराम मेरे दिल में था वो अब तक बरकरार था। मैं किसी सूरत अंजुम भाई से शादी के लिए खुद को आमादा नहीं कर पा रही थी। मैंने इस रिश्ते की सख्त मुखालफत की, लेकिन अम्मी जान ने मेरी एक न सुनी। उन्होंने अब्बू को भी कायल कर लिया और मेरे रिश्ते के लिए इसरार करने लगी। उसकी एक वजह ये भी थी कि काफी अरसे से मेरे लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा था। इधर अल्लाह को न जाने क्या मंजूर था कि नासिर की बीवी रूठ कर मैके चली गई। बात इतनी बढ़ी कि नौबत तलाक तक पहुंच गई। सुना है कि नासिर तलाक नहीं देना चाहता था, लेकिन लड़की वालों के दबाव और कानूनी केस के मुताबिक तलाक हो गई। इस वाकये ने नासिर को दिल से बहुत दुखी कर दिया। वो अपनी माँ से कहने लगा कि ये सब कुछ उनकी जिद की वजह से हुआ है। नासिर ने अपनी माँ को मजबूर किया कि वो मेरे वालिदैन से मेरा रिश्ता मांगे। उसने कहा कि पहले आपकी बात मानी, अब मेरी पसंद की लड़की से शादी करके देख लीजिए। नासिर की माँ बेटे के इसरार पर हमारे घर रिश्ता मांगने आई। इधर मैं मुसलसल रो रो कर हलकान हो रही थी कि मैं किसी भी सूरत बहनोई से शादी नहीं करूंगी। वालिदैन मेरी हालत देखकर तज़-बज़ब में थे, जबकि अंजुम भाई मुसलसल दबाव डाल रहे थे कि उनके बच्चों की खातिर मैं उनसे शादी कर लूं। आखिरकार मेरी माँ बोल पड़ी कि हम जरूर ये रिश्ता तुम्हें देते, लेकिन समीना खुद इस पर राजी नहीं है। वो नासिर को पसंद करती है और अब नासिर की वालदा भी इस रिश्ते के लिए इसरार कर रही है। हमसे एक बेटी को मौत ने छीन लिया, दूसरी की खुशियों का खून करने का हौसला अब हम में नहीं। इसके साथ ही उन्होंने मेरा रिश्ता नासिर से तय कर दिया। ये सुनकर अंजुम भाई अपनी शिकस्त पर बौखला गए। पहले तो वो खामोश रहे, लेकिन बाद में जब उन्हें ये मालूम हुआ कि मैं और नासिर एक दूसरे को खत लिखते थे, तो उन्होंने नासिर के एक दोस्त से जिक्र किया कि शादी से पहले मैं उन्हें खत लिखा करती थी। उन्होंने दावा किया कि वो खतूत अब भी उनके पास मौजूद है और उन्हें लगा कि ये बात नासिर को मालूम होने पर वो शादी से इनकार कर देगा। लेकिन अंजुम भाई की ये चाल नाकाम रही। नासिर ने शादी से इनकार नहीं किया। शादी के बाद नासिर ने मुझसे पूछा, क्या तुमने अंजुम को खत लिखे थे? मैंने सच्चाई से जवाब दिया, हाँ, लेकिन वो नीमा बाजी की तरफ से थे, क्योंकि वो लिखना पढ़ना नहीं जानती थी। नासिर ने मेरी बात पर यकीन कर लिया और मुझे कुछ न कहा। अलबत्ता उसने बताया कि अंजुम ने ये कोशिश भी की थी कि वो खतूत मुझे दिखाए जाएं, लेकिन मैंने उन तहरीरों को देखने से इनकार कर दिया था। ये सुनकर मुझे अंजुम भाई की ज़हनियत पर बहुत अफसोस हुआ। उनकी जो इज्जत मेरे दिल में और अपनी मरहुमा बहन और भांजों की वजह से थी, वो खत्म हो गई। अफसोस कि अंजुम भाई ने दूसरी शादी की ख्वाहिश में मुकद्दस रिश्तों का भी एहतराम न किया। इसी वजह से आज तक मैं अंजुम भाई के सामने जाती हूँ, न उनसे मिलती हूँ। मेरे वालिदैन ने भी उसके बाद अंजुम को पहली जैसी तकरीम न दी। अलबत्ता भांजों की वजह से उनसे नाता अभी तक बरकरार है।